नमस्कार, स्वागत है आपका एनबी न्यूज में। मैं हूं आपके साथ सचिन चौहान। खबरों की शुरुआत बड़ी खबर के साथ कर लेते हैं। कोरोना वायरस को लेकर यह बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि देश भर में कोरोना वायरस बहुत तेजी से अपने पैर पसार रहा है और देश में कोरोना मरीजों की संख्या 67,000 भी क्रॉस कर चुकी है। तो देश में अब तक 2,206 लोगों की मौत हो चुकी है इस वायरस की वजह से और बीते 24 घंटे में 4,213 नए केस सामने आए, जबकि 97 लोगों की मौत की खबर है। यह सिर्फ एक दिन का आंकड़ा है और कितनी गति से, कितनी तेजी से यह वायरस लगातार फैल रहा है, आप अंदाजा लगा सकते हैं। इतनी सावधानी बरतने के बावजूद भी अब तक इस पर लगाम नहीं लग पाई है और यह आंकड़ा घटने की बजाय बहुत तेजी से बढ़ रहा है। 67,000 यह क्रॉस कर चुका है। यानी कि आपको बता दें कि एक दिन में मरने वालों की संख्या 97 तक पहुंच चुकी है। 24 घंटे में 4,213 नए केस सामने आए, जबकि इन 24 घंटे के अंदर अंदर 97 लोगों ने इस वायरस के चलते दम तोड़ा है। तो बहुत तेजी से यह वायरस इतनी तेजी से फैल रहा है कि हर कोई इसकी चपेट में आ रहा है। इतनी सावधानी बरत रहे हैं, सभी चीजों को सैनिटाइज किया जा रहा है, लोगों से अपील की जा रही है, लेकिन उसके बावजूद भी यह आंकड़ा बहुत तेजी से बढ़ रहा है। तमाम राज्यों से जो खबरें सामने आ रही हैं, डराने वाली तस्वीरें, डराने वाले आंकड़े सामने आ रहे हैं। और आपको बता दें कि आज 3 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों से आज बातचीत करेंगे। इन्हीं आंकड़ों को लेकर साथ ही तमाम अधिकारी भी मौजूद रहेंगे, तमाम मंत्री मौजूद रहेंगे। उसके बाद आगे क्या कुछ कदम मोदी सरकार का हो सकता है, यह 3 बजे बाद ही क्लियर हो पाएगा। लेकिन बढ़ती संख्या कहीं ना कहीं यह इशारा कर रही है कि यह खतरा बहुत बड़ा है और बहुत तेजी से यह आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता राजीव तिवारी इस वक्त फोन लाइन पर है। राजीव, 24 घंटे में 97 लोगों ने दम तोड़ दिया है और बहुत तेजी से यह आंकड़ा बढ़ रहा है। जी बिल्कुल सही कहा आपने। जिस तरीके से देश की बात करें तो कहीं ना कहीं आंकड़ा काफी तेजी से बढ़ रहा है। तो कहीं ना कहीं ये भी जो है दिल्ली के आंकड़े या फिर महाराष्ट्र के आंकड़े या फिर और जगह के बात करें तो कहीं ना कहीं वो भी अच्छे नहीं है, क्योंकि लगभग दिल्ली के अंदर भी आंकड़ा काफी तेजी से बढ़ता चला जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये जरा लगभग 24 घंटे के अंदर तो 57 मामले आए सामने, जो मौत हो गई है। तो कहीं ना कहीं ये जरूर दिक्कतें काफी सरकार के लिए आगे काफी खड़ी है, क्योंकि सरकार कोशिश जरूर कर रही है कि लोगों को समझाने की भी कोशिश कर रही है, मगर हर तरीके से ये देखने वाली बात मिल रही है कि कहीं ना कहीं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया जा रहा है, जिसकी वजह से इतने बड़े आंकड़े बढ़ते चले जा रहे हैं। खास तौर पर उन जगहों की बात करें जहां पर शराब की दुकानें हैं या फिर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया जा रहा है। जी राजीव, लेकिन 24 घंटे के आंकड़ों पर अगर हम नजर डालें कि एक ही दिन में इतनी बढ़ोतरी हुई है कि जो नए केस हैं 2,206 नए मामले सामने आए, 97 लोगों की मौत हो चुकी है। क्या इसको समझा जाए कि जो लॉकडाउन 3 में रियायत दी गई है उसके बाद से ये आंकड़े बढ़े हैं? जी बिल्कुल सही कहा आपने। बात करें तीसरे लॉकडाउन की, तो तीसरे लॉकडाउन के अंदर जो सरकार ने लोगों को राहत देने की कोशिश करी या फिर जो आर्थिक व्यवस्था थी उनको खोलने की कोशिश करी, तो जिसकी वजह से ही वो आंकड़े बढ़े। तो 57 मामले जो बढ़े हैं, तो कहीं ना कहीं ये जरूरत दिक्कतें बहुत बड़ी हो गई है, क्योंकि इस तरीके से आंकड़े बढ़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सरकार के आगे और यहाँ तक कि जनता के आगे भी काफी बड़ी दिक्कतें हैं, क्योंकि जनता जब समझना नहीं चाह रही थी तब लेकिन निकल रही थी बाहर। अब जब सरकार ने ढील दे दिया तो निकल रही है। लेकिन राजीव, अब ये समझना होगा ना, क्योंकि बात सामने आ रही है कि लॉकडाउन खोलेगा या नहीं खोलेगा। फिलहाल 3 बजे जो बैठक होनी है उसमें सब कुछ क्लियर हो पाएगा। लेकिन अगर इस तरीके से 24 घंटे के अंदर 97 लोगों की मौत की खबर और 24 घंटे में 2,000 से ज्यादा नए केस सामने आएंगे, तो कैसे उम्मीद करें कि लॉकडाउन खुल सकता है? अगर लॉकडाउन खुलेगा तो यह खतरा और बढ़ेगा। बिल्कुल सही कहा आपने। बात करें लॉकडाउन खुलने की, तो लॉकडाउन खुलते ही लगता है खतरा और ज्यादा बढ़ेगा। मतलब 17 मई की जो डेट है उसको वो भी नजदीक आ रही है, और उसके बाद में अगर लॉकडाउन और ज्यादा खुल जाता है, यानी कि और ज्यादा रियायत दी जाती है लोगों को, तो कहीं ना कहीं खतरा और ज्यादा तेजी से बढ़ेगा। क्योंकि ये जब तीसरे लॉकडाउन के अंदर थोड़ी बहुत भी राहत देने की कोशिश करिए, तो उसी के अंदर इतना बड़ा खतरा बन गया है। तो कहीं ना कहीं ये जरूर है, अगर 17 मई की डेट जब पार हो जाती है, तो कहीं ना कहीं अगर सरकार और ज्यादा रियायत देती है या और ज्यादा छूट देती है, तो कहीं ना कहीं और ज्यादा गंभीर स्थिति हो जाएगी। और जिस तीसरे चरण से हम लोग बचना चाह रहे थे वही अब हमारे सामने खड़ा हुआ है, यानी कह सकते हैं लाखों की तादाद के अंदर गिनती। बिल्कुल राजू, लेकिन इन बढ़ते आंकड़ों से यही लग रहा है कि जिस 3 स्टेज की हम बार बार जिक्र कर रहे थे, जिस कम्युनिटी स्प्रेड का हम जिक्र कर रहे थे कि यह खतरा आने वाले वक्त में बहुत ज्यादा बढ़ सकता है अगर अभी से सावधानी नहीं बरतेंगे, तो क्या यह समझा जाए कि 24 घंटे में अगर इतनी संख्या सामने आ रही है, मरने वालों की भी और संक्रमित लोगों की संख्या भी, तो यह समझा जाए कि जो तीसरे स्टेज का हम जिक्र कर रहे थे उसकी आहट अब शुरू हो चुकी है?
जी, बिल्कुल सही कहा आपने। ये हम खतरा नहीं कहेंगे, हम कहेंगे बिल्कुल तीसरे चरण जो स्टार्ट हो चुका है। तो तीसरे चरण की बात करें तो कहीं न कहीं जो 24 घंटे के अंदर 2000 के करीब आंकड़े जो आए हैं वो चिंता वाले हैं, क्योंकि अगर आने वाले टाइम में इसी तरीके से चलता रहा तो कम से कम पर डे कम से कम 5000 के आसपास आंकड़ा बढ़ेगा। तो कम से कम ये जरूर है कि हाँ, चिंता बहुत बड़ी है। लोगों को जागरूक होना पड़ेगा और एक दूसरे को जागरूक करना पड़ेगा, ताकि हर जी, तरीके जी। से मुमकिन कोशिश की जाए तो इस आंकड़े को कम से कम रखा जाए। मगर सरकार ने कोशिश जो किसी 2 महीने का टाइम निकाला कम से कम जी। लोगों को समझाने के लिए और लोगों को रोकने के लिए, मगर जी, जो जी। लॉकडाउन 2 तक लेकिन राजू, परिस्थिति हम थी। देख रहे हैं कि जो डॉक्टर हैं वो भी इसकी चपेट में आ रहे हैं और तमाम ऐसे अस्पताल जहां पर लापरवाही बरती गई थी और जहां पर इस तरीके के केसेस सामने आए थे, उन अस्पतालों को पूरी तरह से सील कर दिया गया है। लेकिन अगर बड़े स्तर पर ये आंकड़े सामने आएंगे और इतने ज्यादा लोग 24 घंटे में संक्रमित होंगे तो कैसे उनका इलाज होगा, कैसे सरकारें कंट्रोल करेगी, ये चिंता का विषय बना हुआ है। जी, बिल्कुल सही कहा आपने। एक चीज और गौर करने वाली है, अगर डॉक्टर, प्रशासन या मेडिकल डिपार्टमेंट के लोग ही इसके चपेट में आएंगे या फिर पॉजिटिव होते चले जाएंगे तो कहीं ना कहीं दिक्कत है। अगर इसी तरीके से स्थिति बनी रही तो कहीं ना कहीं जो आंकड़े बढ़ेंगे जी, उनको जी। भी, उनके साथ साथ डॉक्टरों को भी दिक्कतें आएंगी, क्योंकि राइट। वो मेडिकल जो डिपार्टमेंट के जो लोग काम कर रहे हैं 24 घंटे अपनी ड्यूटियां दे रहे हैं, उन लोगों को खासी दिक्कत आएगी, क्योंकि अभी जब स्थिति उन लोगों के हाथ से संभाली नहीं जा रही है तो कहीं आने वाली जो स्थिति होगी वो बिल्कुल भयानक हो जाएगी और डॉक्टर जी, संभाल नहीं जी। पाएंगे और न सरकार भी नहीं संभाल पाएगी इसको। जी। बिल्कुल। चलिए राजीव, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका तमाम जानकारी के लिए। ओडिशा से संवाददाता तुषार रंजन इस वक्त फोन लाइन पर है। तुषार, ओडिशा की अगर बात करें फिलहाल ओडिशा को लेकर क्या कुछ लेटेस्ट है, अपडेट है आपके पास? देखिए सचिन, अभी ओडिशा का स्थिति नाजुक गंभीर है। अभी बोले तो सुबह सुबह आज 14 नया एक्टिव केसेस आया है। अगर मान ले हम एक हफ्ते के पीछे चले जाएं तो वो अंडर कंट्रोल में था, 100 के नीचे थे, आंकड़े के नीचे थे। मगर अभी देखे तो 391 391 हो गया है, जिसमें एक्टिव है 320। अभी बात कर रहे हैं तो कोरोना के जो महामारी है, अभी उसका कारण एक ही है, जो प्रवासी ओडिया अभी लौट रहे हैं, सूरत से हो, पश्चिम बंगाल से हो, जो आ रहे हैं, ये लोग आके ये अभी कोरोना को ज्यादा बढ़ा दिए हैं। तो अभी सरकार का अभी हेडेक है, यही है। तुषार, जिस तरीके से घंटे के हिसाब से नए नए केस सामने आ रहे हैं, क्योंकि कल तक जिस तरीके से 67-63 के आसपास ये मामले थे और अब 66-67 तक पहुंच चुके हैं, यानी कि 2000 ये सिर्फ और सिर्फ 24 घंटे के आंकड़े हैं कि 24,000 लोग संक्रमित हुए हैं। लेकिन इतनी तेजी से अगर कोरोना वायरस अपने पैर पसारेगा तो सरकारों के लिए मुश्किल हो जाएगा कंट्रोल करना। सही है, सही बोल रहे हैं आप। अभी सरकार के लिए अभी सरदर का बात हो गई, अभी कैसे कंट्रोल होगा, अभी क्या करेंगे, नहीं होगा, अभी ये है। मगर इसमें अभी बड़ा जो कोई हम लोग करते हैं तो जो गांव वाले हैं, जो प्रशासन है, जो सरपंच है, ये लोग अभी आगे आने पाएंगे। क्योंकि कुछ लोग होते हैं, कल जैसे शाम को एक सूरत से एक ट्रेन आ रहा था, उसमें कुछ आदमी थे, 8-6 आदमी थे, वो ट्रेन को चेन के खींच के भागने की कोशिश कर रहे थे। मगर क्या हुआ, गांव के आदमी से वो बच नहीं सके, तो ताकि फिर उनको क्वारंटाइन में रूप रखा गया। तो अभी कुछ ऐसे बदमाश लोग हैं जो अभी जानबूझ के ये कोरोना को फैलाना चाहते हैं। हम सोच रहे हैं कि अभी कंट्रोल कैसे करेंगे, तो हमारा खुद का जिम्मेदारी है, तो सब मिलके कैसे इसको संपादन करना, ये अपना हमको लोग के ऊपर डिपेंड करता है। तो सरकार क्या कर सकते हैं, अभी सरकार का जितना भी। तुषार, सवाल ये भी है ना कि क्योंकि जिस तरीके से रियायत दी जा रही है लॉकडाउन 3 की शुरुआत, और हम देख रहे हैं कि कंस्ट्रक्शन का काम भी कई जगहों पर शुरू हो चुका है, मजदूरों को छोड़ने का सिलसिला भी शुरू है। ऐसे में अगर संख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है और दूसरी तरफ इस तरीके से कंस्ट्रक्शन के जो काम है वो शुरू हो चुका है, दुकानें खुली हैं, वाइन शॉप के बाहर लंबी लंबी भीड़ लगी है, इससे तो खतरा और ज्यादा बढ़ सकता है। सही बोले सचिन, सही बोल रहे हैं आप। मगर जो लॉकडाउन है, लॉकडाउन को लॉकडाउन जैसा देखना चाहिए। मगर सरकार का थोड़ी लापरवाही, पहले आदमी बचेगा तो अर्थनीति सुधार आएगा, तो आदमी नहीं बचेगा तो अर्थनीति कैसा आएगा। तो पहले हम लोग को हमने तरफ से पब्लिक सेफ होना चाहिए। जो सरकार ने थोड़ा गलती निष्पत्ति लिए है वो सब सही नहीं है। लेकिन तुषार, तमाम लोगों की प्रतिक्रिया यह भी सामने आ रही थी कि लॉकडाउन इतना लंबा चलेगा तो लोगों के सामने परेशानी खड़ी हो जाएगी, अर्थव्यवस्था पूरी तरह से डगमगा जाएगी। और हम देख रहे हैं तस्वीरें, जो मजदूर पलायन कर रहे हैं उनके घर में राशन तक नहीं बचा है। शुरुआत में उनके घर तक राशन पहुंचा, लेकिन अब कोई भी शख्स आगे नहीं आ रहा है, ना कोई सामाजिक संगठन की तरफ से, ना कोई संस्थाएं मदद कर रही हैं। अब आलम यह हो चुका है कि लोगों को मजबूर होकर घरों से बाहर निकलना पड़ रहा है। सही बात बोल रहे हैं सचिन। मगर सरकार ने यहाँ से 5 किलो चावल दे रहे हैं और 1 किलो दाल भी दे रहे हैं। मगर इसको अलावा अगर सरकार चाहे तो अभी कुछ ग्रीन जोन है, ग्रीन थोड़ा रिलैक्सेशन कर लिया है। मगर इसमें हमारा जिम्मेदारी बनते है, तो हमारे जो सोशल डिस्टेंस है, सोशल डिस्टेंस काम करे तो कुछ नहीं होगा। हम लोग क्या कर रहे हैं, सोशल डिस्टेंस नहीं मानते हैं, और कुछ ऐसे लोग हैं जो खाली आके घूमते हैं फिरते हैं। ये जो चीज है इसको बढ़ा तो वही लोग देते हैं। तो अभी सरकार का अभी मामला यही है कि सरकार अभी कंट्रोल कैसे करेंगे, ताकि पुलिस थोड़ा कार्रवाई ज्यादा करे, ताकि ये कंट्रोल में आ सके। सचिन, तुषार, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका तमाम जानकारी के लिए। संवाददाता मुरारी सिंह इस वक्त फोन लाइन पर है।
मुरारी, जिस तरीके से आंकड़े बढ़ रहे हैं, बहुत तेजी से डराने वाले आंकड़े सामने आ रहे हैं, फिलहाल क्या कुछ लेटेस्ट जानकारी है आपके पास? जी बिल्कुल सही कहना है। अगर ग्रेटर मुंबई की बात करें तो 885 नए मामले कहीं न कहीं प्रशासन के लिए जरूर चिंता की विषय है, क्योंकि आंकड़े लगातार उन इलाकों में बढ़ते जा रहे हैं और यही वजह है कि प्रशासन उन तमाम इलाकों को सैनिटाइज के जरिए, चेकअप के जरिए और लोगों की सोशल डिस्टेंसिंग के जरिए जो है कि कंट्रोल करना चाहती है, लेकिन स्थिति कहें तो मुंबई सहित आसपास के इलाकों में खराब होती जा रही है। जी, लेकिन मुरारी, मुंबई की अगर बात करें, मुंबई में बहुत तेजी से कोरोना वायरस अपने पैर पसार रहा है। मुंबई क्या, पूरे महाराष्ट्र की अगर मैं बात करूं, क्योंकि टॉप पर इस वक्त महाराष्ट्र चल रहा है। सरकारों की तरफ से लाख कोशिशें की गई, लेकिन उसके बावजूद भी ये संख्या कम होने की बजाय बहुत तेजी से बढ़ रही है। अब आगे क्या उम्मीद जताई जा रही है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि आंकड़ा 24 घंटे में बहुत तेजी से बढ़ रहा है। अब सरकार की तरफ से आगे कुछ कदम उठाए जा रहे हैं या फिर सरकार ने भी अब हाथ खड़े कर दिए? जी बिल्कुल सही कहना है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आज पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उनकी चर्चा होगी और उसमें मुंबई सहित आसपास के इलाकों में कोरोना के बढ़ते प्रकोप के लिए जो है कि चर्चाएं की जाएंगी। उस पर जो है कि कई ऐसे बातें कही जा रही है कि अस्पताल बढ़ाए जाएंगे और जो लोग फंसे हुए हैं उन्हें जल्द से जल्द यहाँ से हटाए जाएंगे। तो इस पर निगाहें टिकी हुई है कि प्रधानमंत्री से जब उद्धव सरकार की बातचीत होती है तो क्या कुछ बातें वहां रखी जाती है, चाहे लॉकडाउन से हो, चाहे प्रवासी मजदूरों से हो, या फिर लगातार बढ़ते कोरोना के आंकड़े हो। देखना होगा कि प्रधानमंत्री के जब बात होती है उसके बाद क्या कुछ। बिल्कुल मुरारी सिंह, ये जो बातचीत की आप जिक्र कर रहे हैं वो तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री बातचीत करेंगे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए, वो तो 3 बजे होगी। लेकिन वर्तमान हालात को देखकर आपको क्या लग रहा है कि लॉकडाउन महाराष्ट्र में बढ़ना चाहिए या फिर अगर लॉकडाउन खुलता है तो किन शर्तों के साथ खुलना चाहिए? लोगों की तरफ से क्या कुछ रिस्पॉन्स मिल रहा है? क्योंकि हम देख रहे हैं कि मुंबई, ये वो मुंबई थी जो ना रात को सोती थी ना दिन में सोती थी, हमेशा चहल पहल देखने को मिलती थी। लेकिन लंबे समय से जो लॉकडाउन है और संख्या बढ़ रही है, उसके बाद से अब लोग भी काफी ज्यादा परेशान हो चुके हैं, बेवजह घरों से बाहर निकल रहे हैं। वर्तमान हालात को देखकर क्या आपको लगता है? देखिए, वर्तमान हालात जो कुछ मैं देख पा रहा हूं इसमें यही कहा जा सकता है कि महाराष्ट्र सरकार गंभीर हो और सबसे पहले तमाम वो जो मजदूर हैं जिन्हें खाने पीने की दिक्कत हो रही है, जो पैदल ही अपने गांव के लिए निकल चुके हैं, इनके बारे में सोचे और साथ ही जो लोग यहाँ रहते हैं उनके बारे में सोचे। जैसे कि जिन इलाकों में कोरोना का प्रकोप नहीं है उसमें छोटी बड़ी जो कंपनियां हैं उसे चालू करने के अगर नियम देते हैं कुछ शर्तों के तहत तो थोड़ी राहत जो है मुंबई में जरूर मिल सकती है, क्योंकि ज्यादातर यहाँ ऑफिस है, वर्क है। अगर कंपनी कारखानों की बात करें तो नई मुंबई, पनवेल, वासी, घनसौली, इन इलाकों में कंपनी बड़ी तादाद में है। लेकिन मुंबई की बात करें, मेन सिटी की, तो यहाँ पर सबसे ज्यादा ऑफिस है और ऐसे में पूरा काम ठप हुआ है ऑफिस से। ऑफिस अगर चालू होने की थोड़ी सी रियायत मिलती है और उन शर्तों को पालन किया जाता है तो हालात जरूर सुधार में आ सकते हैं। जी बिल्कुल मुरारी सिंह, लेकिन अगर सुबह से लेकर अब तक की मैं बात करूं, 10:30 से ज्यादा का टाइम हो चुका है, 10:44 हो रहे हैं। फिलहाल अब तक कोई लेटेस्ट आंकड़े सामने आए हैं? देखिए, अगर लेटेस्ट आंकड़े की बात करें तो बृहन मुंबई महानगर पालिका हर 24 घंटे में ये आंकड़ा जारी करती है और शाम तकरीबन 8 बजे ये आंकड़ा आता है। लेकिन अगर 24 घंटे की बात करें तो पिछले 24 घंटे में 885 आंकड़े बताए गए हैं, जबकि कोरोना संक्रमण की जो संख्या है वो 13,564 तक पहुंच चुकी है। जिस तरीके से मरीज ठीक होने का आंकड़ा प्रतिदिन सामने आ रहा था, ऐसे में 24 घंटे में मरीजों को ठीक होने का जो आंकड़ा है वो 212 तक पहुंच चुका है। हालांकि कल मरने वालों की जो आंकड़े थे उसके अपेक्षा पिछले 24 घंटे में थोड़ी गिरावट जरूर आई है। जहां जो है कि 24 लोगों की मौत हुई थी, वहीं आज वो आंकड़ा 19 तक पहुंच गया है मुंबई में। तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी आंकड़े में गिरावट जरूर आई है, लेकिन जो कोरोना का संक्रमण पाए जा रहे हैं वो तादाद लगातार बढ़ती जा रही है। जी चलिए मुरारी, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका तमाम जानकारी के लिए। जम्मू कश्मीर से संवाददाता रविंद्र श्रीवास्तव इस वक्त फोन लाइन पर है। रविंद्र, अगर जम्मू कश्मीर की मैं बात करूं, फिलहाल क्या कुछ जानकारी आपके पास, क्या कुछ लेटेस्ट अपडेट है, कोई नए मामले अब तक सामने आए हैं? रविंद्र, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? आप मुझे सुन पा रहे हैं? रविंद्र श्रीवास्तव, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? चलिए, लगता है शायद उन तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। तो ये संख्या डराने वाली है तमाम राज्यों से, जो जिस तरीके से आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं और 24 घंटे में जो आंकड़े बढ़े हैं वो वाकई अब इस तरीके से डरा रहे हैं कि जिस संकट से हम लगातार ये बात कर रहे थे कि कम्युनिटी स्प्रेड का जिक्र कर रहे थे, तीसरे स्टेज का हम जिक्र कर रहे थे, उसी की तरफ अब हम बढ़ते जा रहे हैं, या फिर ये कहें कि उसकी शुरुआत हो चुकी है। बहुत तेजी से ये संख्या बढ़ रही है।
और 67,000 के आसपास यह संख्या पहुंच चुकी है। 24 घंटे में 2,206 लोग संक्रमित हुए हैं और 97 लोगों ने इस वायरस के चलते दम तोड़ा है। तो अपने आप में यह बहुत बड़ा आंकड़ा है। यह सिर्फ 24 घंटे का आंकड़ा है। तमाम राज्यों से जो आंकड़े सामने आ रहे हैं डराने वाले हैं। संख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है। इतनी सावधानी बरत रहे हैं, लोगों से बार बार अपील की जा रही है, लेकिन यह संख्या कम होने की बजाय बहुत तेजी से बढ़ रही है। तो सीधा सीधा ये एक संकेत है कि जिस महामारी का अब तक डर था, जिस थर्ड स्टेज का बार बार हम जिक्र कर रहे थे कि अगर सेकंड स्टेज पर इसको रोक दिया गया तो यह बेहतर होगा, क्योंकि थर्ड स्टेज पर अगर हम पहुंच गए तो स्थितियां आउट ऑफ कंट्रोल हो सकती हैं। लेकिन अब तमाम राज्यों से जो खबरें सामने आ रही हैं, अंडर कंट्रोल स्थितियां नजर नहीं आ रही हैं। आलम यह है कि यह संख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है। लेकिन 3 बजे जो बैठक होनी है उसको लेकर सबकी नजरें टिकी हैं, सबकी निगाहें टिकी हैं उस बैठक पर कि क्या कुछ उस बैठक में निकलकर सामने आता है, क्योंकि बढ़ती संख्या ने यह बता दिया कि यह खतरा अभी टला नहीं है और आगे स्थितियां और ज्यादा खतरनाक हो सकती हैं। लॉकडाउन 3 में जो रियायत दी गई है उसमें कोई दो राय नहीं है कि उस रियायत के बाद से जो तस्वीरें सामने आई और जो संख्या बढ़ी है वो कहीं ना कहीं इशारा करती है कि अब हम उस खतरे की तरफ बढ़ रहे हैं। देश उस खतरे की तरफ बढ़ रहा है जिससे बार बार बचने की अपील लोगों से की जा रही थी, जिस कम्युनिटी स्प्रेड का बार बार जिक्र हो रहा था, यानी कि थर्ड स्टेज कम्युनिटी स्प्रेड। एक ही मोहल्ले से, एक ही कस्बे से, एक ही गली से भारी तादाद में जब नए केस सामने आते हैं तो उसे थर्ड स्टेज कहा जाता है, जिसको रोकना बहुत मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि हम देख रहे हैं कि डॉक्टर इसकी चपेट में आ रहे हैं। तमाम ऐसे हॉस्पिटल जहां पर ये केस सामने आए उन हॉस्पिटल को बंद कर दिया गया है। ऐसे में संख्या बढ़ती है तो कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो चलिए एक और बड़ी खबर से आपको अपडेट करवा देते हैं। जम्मू कश्मीर से यह बड़ी खबर सामने आ रही है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर, हिजबुल मुजाहिदीन के गाजी हैदर बना है रियाज नाइक का उत्तराधिकारी। तो यह बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। बनाया गया है कश्मीर का ऑपरेशनल चीफ कमांडर। यह बड़ी जिम्मेदारी रियाज नाइकू को मार दिया गया था। आपको बता दें कि बाकायदा इसके बाद से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई थी। तो लगातार जिस तरह से जम्मू कश्मीर में आतंकियों के साथ सुरक्षा बलों की मुठभेड़ जारी है, इसमें रियाज नाइकू को मार दिया गया था। लेकिन अब जो खबर सामने आ रही है, नाइकू के मारे जाने के बाद यह बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है, यह कमान सौंपी गई है। हिजबुल मुजाहिदीन ने गाजी हैदर को अब कमांडर बनाया है। तो रियाज नाइकू के मारे जाने के बाद गाजी हैदर, जिनको उत्तराधिकारी बनाया गया है, और कश्मीर का ऑपरेशनल चीफ कमांडर ये बनाया गया है। तो रियाज नाइकू, जिसको मारा गया था भारतीय सेना की तरफ से, जब मुठभेड़ हुई थी तो बड़ी सफलता भारतीय सेना को मिली थी। और अब जो खबर सामने आ रही है, उसके मारे जाने के बाद यह बड़ी जिम्मेदारी अब दूसरे आतंकी को सौंपी गई है, जिसका नाम गाजी बताया जा रहा है। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता रविंद्र श्रीवास्तव फोन लाइन पर है। रविंद्र, फिलहाल क्या कुछ जानकारी आपके पास? जी देखिए, जिस तरह से रियाज नाइकू को सुरक्षा बलों ने मार गिराया है, उसके बाद लगातार बैठकों का दौर खास करके पाकिस्तान के अंदर आतंकियों सरगनाओं का चल रहा था, जिसमें कल जो बैठक हुई है उसमें ये तय हुआ है कि गाजी हैदर को ऑपरेशनल कमांडर जो है वो बनाया जाएगा। हिजबुल आतंकी संगठन का उसको ऑपरेशनल कमांडर जो है वो बनाया जा रहा है। वहीं जफर इस्लाम को डिप्टी कमांडर बनाया गया है, फिर से आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए। क्योंकि जिस तरह से रियाज नाइकू मारा गया था, वो उसका एक काम था कि जो नए युवा हैं उनको आतंकवाद में भर्ती करना, और युवाओं को लेकर लगातार वो भर्ती करता रहा है। और इसी प्रकार अब ये जिम्मेदारी जो है गाजी हैदर को दी है। सईद सलाउद्दीन की अध्यक्षता में बैठक हुई थी पाकिस्तान के अंदर, और वहां पर यह तय हुआ है कि गाजी हैदर को अब ऑपरेशनल कमांडर हिजबुल का बनाया जाएगा और अब फिर से गतिविधियां बढ़ाई जाएंगी आतंकवाद को। वहीं सेना अध्यक्ष ने भी कह दिया है कि कहीं ना कहीं जिस तरह से कई जी रविंद्र, हम देख रहे हैं कि नाइकू के मारे जाने के बाद पाकिस्तान पूरी तरह से डरा हुआ है। आलम यह है कि उसने अपनी सुरक्षा को बढ़ा दिया है। जो अपनी सेना है पाकिस्तान की, उसको चौकस कर दिया है। लेकिन गाजी को जो ये बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है, ऐसे न जाने कितने गाजी आए और चले गए हैं। भारतीय सेना ने जिस तरीके से मुंहतोड़ जवाब दिया है, तो पाकिस्तान को समझ जाना चाहिए कि सरहदों पर जो जवान खड़े हैं भारतीय सेना के, वो आज भी मजबूत हैं, कल भी मजबूत थे। लेकिन पाकिस्तान अपनी इन हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। जी देखिए, पाकिस्तान की सबसे बड़ी बीमारी ये है कि पाकिस्तान ये चीज समझने को राजी नहीं है। हालांकि कोरोना
कि महामारी पाकिस्तान के अंदर चल रही है, उसके सैनिक भी कोरोना के चलते मारे जा रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान जो आतंकवाद को पाले बैठा है, आतंकियों के सरगना वहां है, वो लगातार कश्मीर घाटी को सुलगाने में बैठे हुए हैं। पर कहीं ना कहीं जिस तरह से भारतीय सेना पूरी तरह से मुस्तैद है, वो बॉर्डर पर लगातार आतंकियों का सफाया कर रही है, वही कश्मीर घाटी के अंदर भी आतंकियों का सफाया हो चुका है। अगर बात करें तो कश्मीर घाटी के अंदर जितने भी कमांडर हैं आतंकियों के, वो मारे जा चुके हैं। अब रियाज नाइकू के मारे जाने के बाद ये स्थान रिक्त था और कहीं ना कहीं दोबारा से इसको भरने के लिए गाजी हैदर का नाम, सईद सलाहुद्दीन जो है हिजबुल का जो कमांडर है, चीफ कमांडर जो है, वो पाकिस्तान में बैठा है, उसने गाजी हैदर को का नाम जो है वो आगे लाया है और ऑपरेशन डिप्टी कमांडर जो है जफरुल इस्लाम को बनाया है। तो कहीं ना कहीं फिर से आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए ऐसी हरकतें पाकिस्तान के अंदर से की जाती हैं। लेकिन यहाँ पर जो सेना के बड़े अधिकारी हैं, उन्होंने ये भी कहा कि कई गाजी आए और कई चले गए। इसी तरह से इसको भी जल्दी न्यूट्रलाइज जो है वो कर दिया जाएगा। इसका नाम आने के बाद इसकी तलाश जो है वो तेज कर दी गई है। जी रविंद्र, हम देख रहे हैं कि जिस तरह से ये महामारी फैली हुई है और पूरे देश में लॉकडाउन है और इसी का फायदा ये आतंकी उठा रहे हैं, पाकिस्तान उठा रहा है। वो कश्मीर घाटी को डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहा है। वो चाह रहा है कि किसी ना किसी तरीके से जो आतंकी हैं वो भारत में एंटर कर दे और अपने मंसूबों में कामयाब हो सके। लेकिन वो ये भूल गए हैं कि हमारी जो सेनाएं हैं, जो सीमाएं हैं, वो बिल्कुल चौकस हैं। हमारे जो जवान हैं वो वहां पर खड़े हैं और मुंह तोड़ जवाब भी दिया जा रहा है। लेकिन ऐसी स्थिति में जब पूरा विश्व एकजुट है इस महामारी को लेकर, वहां पर पाकिस्तान अपनी आर्थिक हालात को सुधारने की बजाय इन चीजों पर ज्यादा फोकस कर रहा है। जी देखिए, वो इस वजह से फोकस कर रहा है क्योंकि वो पाकिस्तान की जनता के अंदर ये विश्वास पैदा कर रहा है कि आप चिंता मत कीजिए, हम कश्मीर का मुद्दा जिंदा रखेंगे। और उसी के चलते वो आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा दे, लगातार सीज फायर वायलेशन कर रहा है। इस बार करीब 5,000 से ज्यादा बार जो है वो सीज फायर का उल्लंघन जो है वो पाकिस्तान कर चुका है। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान की मंशा साफ है कि इस कोरोना काल के अंदर आतंकियों को इस बार धकेला जाए और यहाँ पर गतिविधियों को बढ़ावा दिया जाए। हालांकि कुछ ऐसी भी खबरें आई थी कि उन आतंकवादियों को पाकिस्तान इस तरफ धकेल रहा है जो कोरोना से ग्रसित है, जो पॉजिटिव हैं, उनको इस ओर धकेला जा रहा है। लाख कोशिश पाकिस्तान कर रहा है लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाएगा क्योंकि हमारी सरहदों पर जवान मुस्तैदी से तैनात हैं और पाकिस्तान को आतंकवाद को हर बार मुंह तोड़ जवाब भी दिया जा रहा है। चलिए रविंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका तमाम जानकारी के लिए। और चलिए एक और बड़ी खबर से भी आपको अपडेट करवा देते हैं। दिल्ली से बड़ी खबर सामने आ रही है। तमाम राज्यों को दिशा निर्देश दिए गए हैं। कोरोना के चलते देश भर में लॉकडाउन लागू है। सड़कों, रेलवे ट्रैक के किनारे ना जाएं प्रवासी मजदूर और इसी के साथ ही गृह मंत्रालय का राज्यों को यह निर्देश दिया गया है। बहुत सख्ती से निर्देशों का पालन करना जरूरी हो जाता है। सड़कों, रेलवे ट्रैक के किनारे प्रवासी मजदूर ना जाएं। आपको बता दें कि अभी औरंगाबाद से जो केस सामने आया था और उसमें यही बात सामने आई थी कि ट्रैक का रास्ता मजदूरों ने चुना था और जो बड़ा हादसा हुआ था जिसमें 16 मजदूरों की मौत हुई थी मालगाड़ी की चपेट में आने से, वो मजदूर थे जो ट्रैक के रास्ते अपने घर जाना चाहते थे। क्योंकि सड़क को वो उन्होंने इसलिए नहीं चुना क्योंकि अगर सड़क के रास्ते वो जाते हैं तो पुलिस उनको रोकती टोकती है और पुलिस से बचने के लिए वो रेलवे ट्रैक के माध्यम से वो जा रहे थे। लेकिन रास्ते में नींद आने की वजह से उन्होंने थोड़ा आराम करने के लिए ट्रैक पर ही लेट गए। लेकिन उनको ये नहीं पता था कि इस ट्रैक से मालगाड़ी भी आएगी और वही हुआ जिसका सबको डर था। तो इसी के चलते ये गाइडलाइन जारी की गई है जिनका बहुत सख्ती से पालन करना होगा, जिसमें सड़कों, रेलवे ट्रैक के किनारे प्रवासी मजदूरों को ना जाने की बात सामने आ रही है। गृह मंत्रालय ने यह निर्देश दिया है तमाम राज्यों को और सीधा सीधा यह कह दिया गया कि जितने भी प्रवासी मजदूर हैं वो सड़क के माध्यम से ही जाएंगे। कोई भी शॉर्टकट रास्ता वो नहीं अपना सकते, जिसमें तमाम तरीके की बातें सामने आ रही थी। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता राजीव तिवारी इस वक्त फोन लाइन पर है। राजीव, औरंगाबाद में जो घटना घटी थी उसके बाद से अब गृह मंत्रालय ने यह सख्त निर्देश दे दिए हैं तमाम राज्यों को कि जो सड़क है या फिर रेलवे ट्रैक है वहां पर मजदूरों को ना भेजा जाए। फिलहाल क्या कुछ जानकारी है आपके पास? जी बिल्कुल बता दें, जिस तरीके से गृह मंत्रालय ने आप जो अपडेट लेकर जनता को, जो राज्य सरकार है उनके लिए मैसेज दिया है कि आप लोग अपनी जनता को, यानी कि जो मजदूर है, गाड़ी मजदूर है या जो लोग घर जाना चाहते हैं
उन लोगों को रोके और समझाएं, मगर जनता अभी मानने को तैयार नहीं है और वो भी बाहर निकल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उन मजदूरों के लिए भी मैसेज है ये कि आप लोग घरों में रहें और घरों से ही बाहर ना जाएं। मगर हाँ, जो बिल्कुल राजीव, लेकिन मजदूरों को रोकना सिर्फ ये काफी नहीं है। अगर जो मजदूर घर जाना चाहते हैं उनको ये नहीं पता कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, तो सरकार को उन मजदूरों पर भी फोकस करना होगा। स्थानीय प्रशासन की मदद से उनकी समस्या का समाधान करना बहुत जरूरी हो जाता है। मजदूरों को यह कहना कि वो जहां पर है वहीं पर रहें, आने वाले वक्त में हालात सही हो जाएंगे, तो ऐसे काम भी नहीं चलेगा, क्योंकि आंकड़ा बहुत तेजी से बढ़ रहा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए एएनबी न्यूज के साथ। नमस्कार। भारत का प्रमुख न्यूज चैनल एएनबी न्यूज। अगर आप भी अपनी प्रतिभा दिखाना चाहते हैं और खबरों को हम तक पहुंचाना चाहते हैं, तो तमाम खबरों को करें अपने मोबाइल पर रिकॉर्ड और 7888497079 पर करें व्हाट्सएप। साथ ही दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को करें लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।